लोग नहीं करके आते हैं क्वेश्चन। हमारा मतलब छोटा सा बच्चा हुआ है, नॉर्मल कंस्टेंट। नॉर्मल कंस्टेंट क्या है? नॉर्मल कंस्टेंट, तो सपोज दैट कि मान लेके एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सारा क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब सपोज दैट ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। इधर की ओर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ये जो ब्लॉक है, ये मान लो कि v1 से मूव कर रहा है। तो ये v1 v2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है? तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स को यूज करके हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें वो v1 से मूव कर रहा है, v2 से मूव कर रहा है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी अलग अलग स्पीड से मूव कर रही है, तो किस तरह से हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन इसमें लगाएंगे। कुछ भी नया चीज नहीं है इसमें, हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे पहले यूज कर रहे थे। बस यहाँ पे टी की जगह पे एन यूज करेंगे कि एन डॉट वी इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। अगेन नॉर्मल क्या है? इंटरनल फोर्सेज है। नॉर्मल भी कोई भी पावर सप्लाई सिस्टम में नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेगा, तो नॉर्मल के द्वारा जितना ही पावर होगा सबका सम कितना होना चाहिए? अगेन 0। ठीक है, जैसे हम लोग टी डॉट वी कर रहे थे वहां पे, इस तरह से यहाँ पे टेंशन फोर्स की जगह पे नॉर्मल फोर्स ले लेंगे और एन डॉट वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल लग रहा है, तो एन वन वी वन और इसके बीच में मान लो कि एंगल अगर थीटा वन है, तो एन वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एन टू वी टू कॉस थीटा टू प्लस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो कि एन नॉर्मल लग रहा है, एन एन वी एन कॉस थीटा एन, सबका सम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। सबका सम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, जैसे वहां पे टेंशन यूज कर रहे थे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देख कर बताते हैं कि अगर इस ब्लॉक पे देखोगे, ठीक है, इस ब्लॉक पे टेंशन किधर की ओर लग रहा होगा? सॉरी, टेंशन बोल रहे हैं, नॉर्मल फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा? तो नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है? ये हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो नॉर्मल हमेशा आपको कॉन्टैक्ट सरफेस से क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल हमेशा कैसे लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये मान लो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा। अगर इस ब्लॉक पे बात करें, मान लेते हैं इस ब्लॉक को हम ए मान लेते हैं और इस ब्लॉक को बी मान लेते हैं, तो ब्लॉक बी पे अगर हम लोग बात करें, तो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको मेंशन रहेगा, मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है यहाँ पे? थीटा है। ठीक है, अगर हम ब्लॉक बी की बात करें, ब्लॉक बी की बात करें, तो ब्लॉक बी पे, ब्लॉक बी पे टेंशन क्या लग रहा है? सॉरी, टेंशन नहीं, पता नहीं क्यों टेंशन बोल रहा हूँ। इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ब्लॉक बी पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। और इसका जो वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी हमने माना है v1 नीचे की ओर, v1 नीचे की ओर। और ये नॉर्मल क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ऊपर अगर नॉर्मल n लग रहा होगा, तो नीचे भी और नॉर्मल कितना लग रहा होगा? n ही लग रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर ब्लॉक ए पे देखेंगे, ये तो हमारा ब्लॉक क्या हो गया? बी हो गया। अगर ब्लॉक ए की बात करें, तो ब्लॉक ए पे, ब्लॉक ए पे अगर नॉर्मल की बात करें, तो ब्लॉक ए पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा? इस तरह से नीचे की ओर लग रहा होगा, इस तरह से ब्लॉक के। और इसका जो वेलोसिटी है क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा? इस तरह से नॉर्मल लग रहा है, इस तरह से नॉर्मल एन लग रहा है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? नीचे की ओर v1 है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ तो जरा। और यहाँ पे क्या लग रहा है? तो यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है क्या है? इस डायरेक्शन में है। ये दोनों एंगल बताओ कितना होगा? सोच के, ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, एंगल दे रखा है आपको थीटा, बताओ तो कितना होगा एंगल?
90 प्लस थीटा। किस में, इसमें पहला इस वाला में। 90 प्लस थीटा कैसे? ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल कितना दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है थीटा। अगर आप यहाँ पे इस तरह से देखते हो, ये एंगल देखते हो, तो ये एंगल कितना होता था, थीटा। पता था ना? ये नीचे नीचे की ओर लगाते थे एम जी, तो ये वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर साथ एम जी कितना एंगल बनाता था, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो यस 90 सर। प्लस थीटा कैसे बोल दी, इसमें बताओ। कोई बात नहीं, पहला बार सीख रहे हो, गलती होगी। इसमें बताओ कितना होगा। अगेन ये एंगल कितना होगा, छोटा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल कितना होगा अगेन, थीटा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ज्योमेट्री है, ये सब चीज तो आप निकाल सकते हो ज्योमेट्री से। डायग्राम अगर अच्छे से बनाओगे तो आराम से दिख जाएगा। और पेपर में तो एग्जाम्स में अच्छा से डायग्राम बना रहता है, तो आप पेपर में अगर नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप आराम से दिख जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा ये, समेशन ऑफ n डॉट v इक्वल टू जीरो। इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सिंपल n इंटू वी वन इंटू कॉस ऑफ, इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन n इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ, कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा ये, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर एन एन कैंसिल कर दो तो हो जाएगा वी वन कॉस 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा वी टू इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अगर देखोगे तो हो जाएगा क्या, वी वन कॉस थीटा, अगर वी वन को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू वी टू साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो वी वन इक्वल टू कितना आ गया, तो वी वन इक्वल टू वी टू इंटू टेन थीटा, वी टू इंटू टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बोलो। यस सर। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इंक्लाइन प्लेन बनाने का नहीं है क्या इसमें। जैसे कि ये जो ब्लॉक है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा फील आएगी आप लोगों को। मान लेते हैं ऐसा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो पहले वाला का वेलोसिटी है, इस वाले ब्लॉक का, इस वाला का वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में क्या है, v1 है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है इसका, v1 है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन है, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस डायरेक्शन में कितना है, v2 है। इस डायरेक्शन में क्या है, v2 है, यही माना है ना हमने। इसका जो वेलोसिटी है इसका माना हमने v1, और इसका जो वेलोसिटी हमने माना है v2। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर की ओर v1 है, इधर की ओर v2 है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। अब देखो अलोंग द परपेंडिकुलर देखोगे, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग,
तो कंस्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगा, करेगा? बोलो। इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ये पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग लेते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा। v1 cos थीटा क्या है, तो फर्स्ट ब्लॉक का कंपोनेंट लिए अलोंग द परपेंडिकुलर, इस लाइन के अलोंग, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं हम अलोंग दिस। ठीक है, इस ब्लॉक का कंपोनेंट ले अलोंग दिस, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, v2 sin थीटा। यही बात समझ में आ रही है? बोलो। हेलो। अरे सब तो हो Yes, ही, sir. तो बोलो ना यस सर नो सर। जब तक नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? Yes, ये sir. बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, इस ब्लॉक का, देखो ध्यान से देखना, एक लाइन में हो जाता है सब कंस्टेंट फर्स्टेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके कांटेक्ट में है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए ब्लॉक हो गया। ए ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा था, मान के चलो v1 से, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन था इधर की ओर मूव कर रहा था v2 से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है आपको थीटा। अब इस पॉइंट की बात करेंगे, ए पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ए ब्लॉक इधर की ओर मूव करते रहेगा, ए ब्लॉक इधर की ओर जाता रहेगा। ये पॉइंट क्या रहेगा, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा, कंस्ट्रेंट तो ये है। ए पॉइंट का जो कांटेक्ट है ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे इसके लॉन्ग जो होगा, दोनों का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा सेम होगा। तभी तो पॉइंट क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट रखोगे, इसके लॉन्ग दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी ये जो वेलोसिटी है, मेन वेलोसिटी क्या है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो आप इसके लॉन्ग, यानी v1 cos थीटा। जैसे टेंशन में भी कर रहे थे हम लोग, स्ट्रिंग के लॉन्ग ले रहे थे वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट से साथ साथ मूव कर रहा था। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि ये एंगल थीटा हो गया, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस v1 cos थीटा, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस, तो क्या आ जाएगा, v2 sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा v2 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, v2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कितना हो जाएगा, v2 sin थीटा। यानी ये दोनों वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा, तभी क्या होगा, ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, v1 cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इस तरह से भी एक लाइन में इसको लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल का कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल के अलोंग जो दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेम सेम होगा, जो भी ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसमें हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए, एक दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, और जो भी बुक में क्वेश्चन होगा, बुकलेट में, वो भी करके आना। एक क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं। सारे सरफेस क्या है, स्मूथ है, ए बी, ठीक है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारा क्या है, फिक्स्ड है। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो मान लो कि इसका एक्सेशन क्या है, a1 है, और इसका एक्सेशन क्या है, इसका एक्सेशन क्या है, a2 है। तो रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 निकालना है। a1 एंड a2। सर ये फिगर क्वेश्चन, प्लीज समझाइए ना। एक ब्लॉक है,
ठीक है, जो कि इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन पे क्या हमारा फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हमारा क्या है, फिक्स है। अब क्या है कि इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है पतला सा। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका जो एक्सेशन होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन A2 है, और इसका जो वर्टिकल एक्सेशन है क्या है, A1 है, क्योंकि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा होगा। ब्लॉक ए क्या कर रहा होगा, वर्टिकली नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। इधर तो फिक्स है ना ये सब चीजें, ये क्या है, दोनों फिक्स है। तो ब्लॉक ए तो नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहा है। तो A1 और A2 में आपको रिलेशन निकालना है। A1 और A2 में आपको रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, वो आपको सोचना है। दोनों मेथड ट्राई करना पहले स्टार्टिंग में बनने के लिए। ठीक है, इन डॉट ए भी करना, और डायरेक्टली देखना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अलोंग जो मोशन किस तरह से कंस्ट्रेन है, उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ ही। ओहो, डायग्राम में सोचता हूँ अच्छा बना दूं, लेकिन मेरे से बनता नहीं है डायग्राम अच्छा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रहती है। दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, एक जैसा ट्रायंगल है, समझ जाना। इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और ये जो रॉड है इधर की ओर मूव कर रहा है, मान लेते हैं एवर एक्सेशन से। ठीक है, इस रॉड का मास मान सकते हो स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम, इसका कैपिटल एम। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये भी कितना है, थीटा है। इधर ये मान लेते हैं कि A2 से मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, A2 से ही मूव करेगा, सिमेट्रिकल चीज है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। इसको आप ट्राई करके आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज 1 में देखना। एक्सरसाइज 1 में नहीं है क्या, नॉर्मल कंस्टेंट की एक्सप्रेशन नहीं है एक्सरसाइज 1 में। बुकलेट में बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप जितना जल्दी खत्म करो। नॉर्मल का नहीं दे रखा कहीं पे क्वेश्चन, हाँ दे रखा है। ठीक है, जैसे कि पेज पेज नंबर देखना आप, 35 है। पेज नंबर 35 में उसमें कंस्टेंट रिलेशन लिखना है। ठीक है, उसमें सारा का सारा नॉर्मल वाला ही है, सारा का सारा। उसमें से एक तो कोई नहीं करवाया अभी तो हम। ठीक है, हाँ एक करवा दिए हैं, 45 करवा दिए हैं। 44 से 45 करवा दिए हैं। 44 आपका होमवर्क रह गया, 44 46, 44 46। बाकी तो पहले दे देते। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ लिख के, और 2 क्वेश्चन बुकलेट से, बाकी 1 से लेकर 20 तक। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन ही करेंगे, और ट्राई करना करके आए। कहना नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोग का, कल। कल ही है। इतना कर लो कल भर में। कोशिश करेंगे। ट्राई कोशिश कर। करना, जितना होगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे। 2 बजे से ही क्या क्वेश्चन कल क्लास। यस। ओहो, एक आध दिन और एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना, आओगे ना यस कि भाग सर, जाओगे। बस 5 तारीख और 6 तारीख को 2 बजे क्लास मत लगाइएगा, मेरा एग्जाम है। 5 तारीख और 6 तारीख कब है, कब है 5 तारीख 6 तारीख। परसों और उसके अगले दिन। परसों,
ठीक है, नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक होता है आपको हम फ्रेम के बारे में बताए थे, ठीक है, फ्रेम के बारे में आपको बताए थे जब हम लोग मोशन शुरू किए थे। तो हमने बताया था एक रेफरेंस फ्रेम होता है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, हम लोग यूज करेंगे। टाइम बचा है ना? बताओ ना जी, हमको देखना पड़ जाता है। यस सर, यस 15 सर। मिनट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहले जानेंगे कि फ्रेम क्या होता है, फिर जानेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो आपको हमने रेफरेंस फ्रेम के बारे में स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया था। जैसे कि कोई भी मोशन या फिर हम लोग रेस्ट या मोशन की जब बात करते हैं तो किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जो पूरा काइनेमेटिक्स है, हम जब भी मोशन और रेस्ट की बात करते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो हम लोग बताते हैं किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अगर वो चीज नहीं पता हो, रेफरेंस पॉइंट नहीं पता हो, तो मोशन में है कि नहीं है कहने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे हम बोले कि तुम रेस्ट में हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। किसके रेस्ट में हो? मेरे रिस्पेक्ट में हो, रेस्ट में। ऐसा थोड़ा ना कि तुम रेस्ट में हो कम्प्लीटली। अगर रेफरेंस फ्रेम हमारा चेंज हो जाए, अगर मैं ना देख के, मैं ऑब्जर्वर ना हो के कोई चांद पे बैठा हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा हो, तो तुम क्या हो? मोशन में हो। तुम क्या हो? मोशन में हो। तो ये जो फ्रेम है जिससे हम लोग किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं, ये दो तरह के बेसिकली होता है। जो फ्रेम है, ठीक है, जहां से हम किसी मोशन को स्टडी करते हैं, उसके लिए दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या है? जैसे कि मान लो कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं क्या हूँ? अर्थ पे हूँ, ठीक है। मैं अर्थ पे खड़ा होकर किसी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मान लो कि अगर मान लो कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? मैं, अब मान लो कि सारा मोशन जो है, सारा पार्टिकल का जो मोशन है मेरे रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। और जो मेरा खुद का जो एक्सेशन है, मान लो कि ग्राउंड को हमने रेफरेंस माना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा खुद का जो एक्सेशन है जीरो है, ठीक है। मेरा क्या एक्सेशन? जीरो है। मान लो कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारा फ्रेम है, और ये जो ऑब्जर्वर है इसका जो एक्सेशन क्या है? जीरो है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर एक्सेशन जीरो है, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे इस फ्रेम को रेफरेंस में मानते हुए किसी पार्टिकल के मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टिकल को मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये जो फ्रेम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनर्शियल फ्रेम। अगर किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सेशन क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सपोज दैट कि मान लो कि एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम है उसका एक्सेशन क्या है? जीरो है। जैसे मान लो कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर कोई कार है या कुछ भी ट्रेन है, वो क्या कर रही है? सपोज दैट कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेशन कितना हो गया इसका? जीरो हो गया। एक्सेशन कितना हो गया? जीरो हो गया। अब इस फ्रेम में रह के आप, इस फ्रेम में रह के किसी पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहे हो। पार्टिकल ट्रेन के अंदर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे भी मूव कर रहा है, किसी पार्टिकल का मोशन को स्टडी कर रहे हो, तो क्या होगा? ये फ्रेम क्या होगा? हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा। मान लो कि यहाँ पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पेंडुलम, लटका हुआ है, तो आप इसके मोशन को अगर स्टडी कर रहे हो तो कैसा फ्रेम होगा? ठीक है, ये जो फ्रेम होगा उसको बोलेंगे हम लोग इनर्शियल फ्रेम। मान लो कि यही बस क्या हो, या फिर जो ट्रेन है, या क्या करने लगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जीरो नहीं हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, इस फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, तो इन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, जो भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसा फ्रेम? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल
फ्रेम, अगर एक्सेलरेशन किसी फ्रेम का जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन जीरो है बोल रहे हैं, वेलोसिटी जीरो नहीं बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अगर किसी फ्रेम का, किसी भी रेफरेंस फ्रेम के जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को स्टडी कर रहे हो और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो तो ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि मैं पूछूं कि अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं मैं, अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? इसका एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है। इसका क्वेश्चन जीरो नहीं है। अगर हम लोग एप्स, अब मान लो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा फ्रेम इनर्शियल होगा बताओ जरा, खुद से सोच के बताओ जरा, कौन सा फ्रेम इनर्शियल होगा? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि ये फ्रेम सर इनर्शियल फ्रेम है? ट्री। ट्री? यस, कैसे? वो अर्थ तो ही जब मूव नॉन नहीं इनर्शियल करता है। फ्रेम है तो ट्री कैसे इनर्शियल फ्रेम हो गया? नो सर, सॉरी। हैं? सोच के बताओ। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, सोचो बताओ। बाकी लोग बताओ। देखो, एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो ऐसा कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम तो होता ही नहीं है। एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो ऐसा कोई इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है, एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अर्थ पे रहते हैं, तो कोई भी फ्रेम जो रेफरेंस फ्रेम होता है, हम अर्थ पे रह के अर्थ के पे कोई और पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे ये मान लो कि हम लोग ग्राउंड पे हैं, ठीक है, ए अर्थ है, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ए वाला जो ट्रेन है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ए ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मान लो कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल नहीं पर्सन है, ऑब्जर्वर है, ये मान लो कि ऑब्जर्वर वन है, ये ऑब्जर्वर मान लो कि टू है, कोई ना कोई मोशन को स्टडी कर ही रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर। तो दो ऑब्जर्वर है। अब देखो, ऑब्जर्वर एक रिस्पेक्ट में ये जो ट्रेन है ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसके लिए देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, जीरो होगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए ये जो फ्रेम होगा वो कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। इसके लिए क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे तो एक ऐसा फ्रेम हो गया इनर्शियल फ्रेम। लेकिन यहीं पे अगर बात करें कि ये जो ऑब्जर्वर मान लो कि वन है जो ग्राउंड पे है, वो देखेगा तो इसको क्या देखेगा, ये जो बस है, ट्रेन है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन मोशन में है, एक्सेलरेटर मोशन में है। ठीक है, अगर एक्सेलरेटर मोशन में है, इसके लिए ऑब्जर्वर वन के लिए क्या होगा, वो फ्रेम कैसा फ्रेम हो जाएगा, कैसा फ्रेम हो जाएगा, कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि अभी मत लगाइए, बंद हो जाएगा सब, रुक जाओ ना 5-10 मिनट। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड पे है। ठीक है, इसका एक्सेशन क्या था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो था, और इसका एक्सेशन जो है जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इसका एक्सेलेरेशन है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम हो जाएगा क्या आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाएगा। आप इन जनरली क्या करोगे, एब्सोल्यूट इनर्शियल की बात करेगा तो कोई भी फ्रेम एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है, लेकिन हम लोग अर्थ को कंसीडर करेंगे एज ए इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अर्थ को हम लोग गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे एज ए इनर्शियल फ्रेम, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि अर्थ क्या इनर्शियल फ्रेम है, तो आप बिल्कुल आंसर बोलोगे कि नहीं है इनर्शियल फ्रेम, कोई भी एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम होता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अर्थ पे ही रहना है और सारे मोशन को हम लोग अर्थ पे रहकर स्टडी करते हैं, तो हम लोग अर्थ के एक्सेशन को अपने रिस्पेक्ट में जीरो मान के, अगर कोई दूसरा फ्रेम
अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेटेड है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो बताता हूँ, बस समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ लिखाएंगे, बताएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। मान लो कि इसमें एक पेंडुलम इस तरह से टंगा हुआ है, एक बॉब टंगा हुआ है स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर है हमारा, ऑब्जर्वर 2, एक ऑब्जर्वर हमारा मान लेते हैं कि ग्राउंड पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर 1। अब ये जो ट्रेन है मान लो कि एक्सेशन ए से मूव कर रहा है, एक्सेशन ए से मूव कर रहा है। ए जो स्ट्रिंग के साथ जो बॉब कनेक्टेड है, ये क्या इसको ऐसा ही दिखेगा, कैसा दिखेगा? ये क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब इस पोजीशन पर ना होके ये क्या करेगा, थोड़ा पीछे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी एंगल थीटा पे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। रहेगा ना। अगर देखो, अगर यहाँ से मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग, यहाँ से मोशन को स्टडी करते हैं, तो इसका अगर एफबीडी बनाते हैं तो क्या होगा, इधर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, इधर की ओर एमजी लग रहा होगा, और इसका एक्सेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में ए होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ए एंगल कितना है आपका, अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, बस समझते जाओ, अभी कुछ लिखना चाहे कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में इसका मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, और जो भी एक्सेशन है क्या है इसका, इस डायरेक्शन में ए है, क्योंकि अगर ये ट्रेन के साथ मूव कर रहा है तो ट्रेन का एक्सेशन अगर ए है, इस बॉब का, इस मास का भी एक्सेशन कितना होगा, इस डायरेक्शन में ए होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, और टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग लिख रहे हैं किसके, विथ रिस्पेक्ट टू O1, ठीक है, O1 मतलब ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर इसी मोशन को हम लोग अगर ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा, ऑब्जर्वर 2 देखेगा कि इधर की ओर क्या लग रहा है, इस पे टेंशन टी लग रहा है, और इधर की ओर क्या लग रहा है, इस पे एमजी लग रहा है। इधर की ओर टेंशन टी लग रहा है, इधर की ओर इस पे एमजी लग रहा है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो 2 है, ऑब्जर्वर जो 2 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा जीरो होगा कि नहीं होगा? ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ट्रेन के साथ मूव कर रहा है ना, ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर 2 जो है वो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ है, तो ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ट्रेन जैसे मूव कर रहा होगा उस तरह से ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर क्या दिखेगा, इसको पे इसका एक्सेलरेटर दिखेगा क्या, ये तो क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से रेस्ट में दिखेगा। इसको ये तो एक्सेलेरेट करता हुआ नहीं दिखेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, इस ऑब्जर्वर का भी एक्सेशन ए होगा, इसका भी एक्सेशन क्या होगा, ए होगा, और इस ट्रेन का भी एक्सेशन क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर आप ट्रेन में जाके बैठ जाओगे तो इसका एक्सेशन क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। रिलेटिव एक्सेशन ए माइनस ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्सेशन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये क्या बोलेगा कि यार इधर की ओर टेंशन टी लग रहा है, इधर की ओर एमजी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी। ठीक है, टी कॉस थीटा इक्वल टू इधर की ओर टी कॉस थीटा, और इधर की ओर एमजी। ठीक है, अब बोलेगा ये जो टी साइन थीटा लग रहा है इसके कारण एक्सेशन क्यों नहीं आ रहा, इसके कारण एक्सेलरेशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पे तो इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा लग रहा है, टी साइन थीटा लग रहा है, लेकिन एक्सेशन कितना है इधर डायरेक्शन में, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स का लॉ है वैलिड नहीं होता है, न्यूटन का जो लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। जब भी आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बात करोगे
तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। आप ये जो लगा रहे हो लॉज, ये सब लॉज क्या है? आप तो क्या बोल रहे हो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ आना चाहिए एक्सेशन, लेकिन एक्सेशन क्या है यहाँ पे? जीरो है। इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेशन कितना होगा? जीरो। ये चीज इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ है वैलिड नहीं होते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है किसमें? तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। जब भी हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में करेंगे तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होगा। तो न्यूटन लॉ को वैलिड हम लोग कैसे करें? उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सीडो फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडो फोर्स। क्या होता है सीडो फोर्स? अभी बस बताते जाता हूँ, टाइम बचा है क्या? अभी कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आराम से बताते जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। सीडो फोर्स क्या होता है? सीडो फोर्स एक हम लोग का इमेजिनरी इमेजिनेशन है फोर्स का। हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं, किस डायरेक्शन में? तो जो भी फ्रेम मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक हम लोग फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीडो फोर्स। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जो भी फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके एक्सेलरेशन के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या था ब्लॉक का? इस डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इस फोर्स को लगाएंगे। इस फोर्स को लगाने से क्या होगा? इस फोर्स को लगाने से आपका जो न्यूटन्स लॉ है वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। आप न्यूटन्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे, जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे तो फर्स्ट पहला स्टेप क्या होगा हमारा? पहला स्टेप होगा एक सीडो फोर्स लगाना। और कैसे होगा लगाएंगे? तो जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा? तो जिस भी पार्टी पर लगा रहे हैं, जिस भी पार्टिकल पर लगा रहे हैं, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और फोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पे न्यूटन लॉ क्या आ जाएगा? वैलिड हो जाएगा। यानी यहाँ से अब एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। तो जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, जब भी जाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सीडो फोर्स लगाने का, ठीक है। और सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम लोग यही स्टेप करेंगे जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना शुरू करेंगे। तब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? इस चीज को हम कल कल लिखवाएंगे बढ़िया से। आज थोड़ा टाइम नहीं था, मतलब समझाना था मेरे को ज्यादा, तो लिखवाते तो कम समझा पाते। तो इस चीज को हम पूरा अच्छे से कल भी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, और इसको सारा कुछ लिखवा देंगे प्रॉपर ढंग से। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बताओ, समझ में नहीं आया तो समझाएंगे नहीं, फिर कल बस लिखवा देंगे। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, होमवर्क कर लेना पक्का से, ठीक है। आज लोग क्लास यहीं पे। थैंक यू सर।